हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके पीवाईक्यू सॉल्यूशंस पार्ट 3। इसमें मैं 5 एमसीक्यू लेके आया हूँ और 5 टॉपिक आपके कवर होंगे। देखता हूँ मैं कैसे ये एग्ज़ाम का कवर निकलता नहीं है, ठीक है। पूरी जान लगा दूंगा आप क्या एग्ज़ाम निकालने के लिए। देखिए शुरू करते हैं धीरे धीरे। 5 टॉपिक है। पहले हम कवर करेंगे स्मोक, फिर हम बात करेंगे हम लैंडफिल्स के बारे में, फिर आपका क्लोरीनेशन प्रोसेस और जो ब्रेक पॉइंट होता है क्लोरीनेशन प्रोसेस में उसका कर्व होता है उसके बारे में बात करेंगे। बीओडी और सीओडी के बारे में बात करेंगे। बीओडी सीओडी का रेशियो क्या होता है और फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो F/M रेशियो होता है। एक टॉपिक है आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, ठीक है। तो 5 ये टॉपिक है। इनके 5 के मैं एक एक एमसीक्यू लेकर आया हूँ, उसके थ्रू हम पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे पूरे टॉपिक्स, ठीक है। और मेरे को लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना, प्लीज़ कमेंट करना, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ मैं। भले ही शेयर मत करना बट कमेंट ज़रूर करना अगर आपको अच्छा लगा, बिल्कुल भी, ठीक है। ज़रा सा भी अगर आपको हेल्प हुई इस वीडियो से तो बताना। चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए कि कौन सा गैस है मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये इसको छोड़ो, क्वेश्चन तो होता रहेगा। अब हम बात करते हैं फोटोकेमिकल स्मोक होता क्या है या फिर स्मोक क्या होता है, ठीक है। स्मोक होता है आपके एक तरह का कह सकते हो आप पोल्यूशन का ही फॉर्म है, जिसमें जो आपकी गैसेज होती है वो कंडेंस हो जाती है और वो स्मोक का फॉर्मेशन करती है। अब स्मोक आपका जो फॉग होता है और स्मोक होता है इसका मिक्सचर होता है। फॉग प्लस स्मोक, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो आपका स्मोक होता है। अब हम आगे बात करें तो देखिए कलर में चेंज कर लेता हूँ। तो स्मोक आपके 2 टाइप के होते हैं मेनली एयर पोल्यूशन में हम बात करें तो सबसे पहले आता है आपका लंदन स्मोक। लंदन स्मोक इसको हम विंटर स्मोक भी बोलते हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे नाम बताऊंगा जो आपने कहीं नहीं पढ़े हैं, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। कोई भी टीचर आज तक एनवायरनमेंट में इतना डीप नहीं गया होगा जितना मैं अब हम चलेंगे अभी, देखना। तो विंटर स्मोक कहते हैं इसको हम रिडक्शन स्मोक भी कहते हैं। रिडक्शन क्योंकि ये रिड्यूसिव नेचर का होता है। फिर क्लासिकल स्मोक भी इसी का ही नाम है और इसी को हम ग्रे स्मोक कहते हैं और इसी को ही हम न्यूयॉर्क स्मोक कहते हैं। न्यूयॉर्क स्मोक क्योंकि न्यूयॉर्क में भी इसका बड़ा इंसिडेंट हुआ था पास्ट में, ठीक है। लंदन स्मोक आपका अगर पूछें तो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है। लंदन स्मोक पूछता है कब हुआ था, सीधा ईयर पूछता है 1952, ठीक है। इस टाइम आपका वर्ल्ड वॉर 2 आपका ख़त्म हुआ था और इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस अपने पीक पर थी बिल्कुल यूरोप में। तो लंदन स्मोक ये यहाँ से आता है। अब हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या बातें हैं जो आपके काम की हैं। देखिए ये मेनली आपका होता है जो सल्फ्यूरियस कंटेंट होता है, सल्फ्यूरियस कंटेंट का जो कंसंट्रेशन है अगर वो एटमॉस्फेयर में हाई हो जाए, ठीक है, तो फिर लंदन स्मोक का फॉर्मेशन होता है। अब इसको विंटर स्मोक भी कहते हैं क्योंकि विंटर में मेनली ज़्यादा अकरेंस इसकी विंटर में देखी जाती है। अब ये होता क्यों है? ड्यू टू कोल बर्निंग। याद रखना आप, जो भी थर्मल पावर प्लांट में कोल बर्निंग होता है उसकी वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। अब कोल बर्निंग होता है तो इसमें मेनली जो कंपोनेंट है वो आपके जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं वो मेनली रिलीज़ होते हैं और साथ में आपका PM पार्टिकल्स ये भी रिलीज़ होते हैं। तो ये रही आपके बात लंदन स्मोक की, विंटर स्मोक की या रिडक्शन स्मोक, क्लासिकल स्मोक या ग्रे स्मोक और न्यूयॉर्क स्मोक। याद रखना सारे के सारे नाम, ठीक है। आपको एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है घुमा के। फिर हम आगे चले तो दूसरा आपका स्मोक आता है कौन सा? फोटोकेमिकल स्मोक, जिसका आपको क्वेश्चन पूछा है। फोटोकेमिकल स्मोक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं लॉस एंजलिस स्मोक क्योंकि ये आपका लॉस एंजलिस में काफ़ी वाइड स्प्रेड लेवल पर हुआ था 1943 में। इसका ईयर याद रखना 1943 में। और इसको एक तरह का अर्बन स्मोक ही कहते हैं क्योंकि ये मेनली अर्बन सिटीज़ में देखा जाता है ड्यू टू व्हीकलर पोल्यूशन। फिर हम बात करें तो इसी को ही आपके डेनवर स्मोक भी कहा जाता है। डेनवर स्मोक ये आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है तो इसको ऑक्सीडेशन स्मोक या ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कहते हैं। ब्राउन स्मोक भी कहते हैं, ब्राउन स्मोक या फिर हेज स्मोक भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे नाम हैं, याद रखना आप। फिर हम आगे चले तो ये किसके कारण होता है? ड्यू टू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, थोड़ा पेन छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। ड्यू टू ऑटोमोबाइल एमिशंस, ठीक है, जैसा कि हमारे दिल्ली में देखने को मिलता है वही है, ठीक है।
अब इसको हम समर स्मोक भी कहते हैं। समर में इसका इंटेंसिटी काफ़ी हाई होता है क्योंकि इसके लिए आपका जो सनलाइट है उसका रिक्वायरमेंट होता है। अब हम आगे बात करें तो इसमें क्या क्या पोल्यूटेंट्स है जो मेनली इस स्मोक को फैसिलिटेट करते हैं। मेनली आपके जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, नॉक्स, फिर हाइड्रोकार्बन्स अगर प्रेजेंट रहेंगे एटमॉस्फेयर में, देन इसी टाइम में अगर आपका सनलाइट समर पीरियड में ज़्यादा होता है तो ये क्या करता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट ओजोन का फॉर्मेशन करता है, साथ में आपका पेन बनता है, पेन और PBN, ठीक है, परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और ये होता है आपका परोक्सी बेंजाइल नाइट्रेट। याद रखना, परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और परोक्सी बेंजाइल नाइट्रेट। परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है, RCO, याद रखना आप, RCO, देन ऑक्सीजन, फिर NO2, ये है आपका परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो रही ये बात आपके स्मोक की। अब आप आइए, यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन सा गैस है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन। तो दिख गया आपको, NO2 इसका सीधा सीधा आंसर होगा, कोई आपत्ति ही नहीं है इसमें। और देखिए, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका लैंडफिल टॉपिक से। सिक्योर लैंडफिल इज स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर डिस्पोजल ऑफ, ठीक है, सिक्योर लैंडफिल को किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है, किस वेस्ट के डिस्पोजल के लिए डिज़ाइन किया जाता है स्पेसिफिकली। तो इसका आंसर है आपका हजार्डस वेस्ट। हमसे पता चल रहा है सिक्योर्ड, जो आपकी हजार्डस वेस्ट को सिक्योरिटी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को काफ़ी हार्म कर सकता है बड़े लेवल पर, इसलिए सिक्योर लैंडफिल का यूज़ किया जाता है फॉर द डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट। अब हम आगे बात करें तो लैंडफिल क्या होता है। लैंडफिल एक डिस्पोजल की प्रोसेस होती है वेस्ट की एट द एंड मोमेंट। अब लैंडफिल आपके 2-3 टाइप के होते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, लैंडफिल्स ये रहे। लैंडफिल की हम बात करें तो सबसे पहले आपका आता है सैनिटरी लैंडफिल, और दूसरा आता है आपका सिक्योर्ड लैंडफिल, ठीक है। अब जो सैनिटरी लैंडफिल होता है इसका यूज़ मेनली आपके किया जाता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को डंप करने के लिए, ठीक है, उसका जो डिस्पोजल है वो इसके द्वारा किया जाता है। जबकि जो सिक्योर लैंडफिल है उसमें आपका जो हजार्डस वेस्ट होता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हजार्डस वेस्ट कौन से, जिनके पास ये 4 प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, जो मैंने आपको पढ़ाई थी पिछले क्लासों में, ठीक है, कोरोसिविटी, टॉक्सिसिटी, रिएक्टिविटी, ठीक है, इनफ्लेमेबिलिटी, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं आपके हजार्डस वेस्ट के, ठीक है। और जो सैनिटरी लैंडफिल की जो बातें हैं वो आपके मेनली की गई है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ठीक है। और जो सिक्योर लैंडफिल है इसकी बातें करी गई है हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ठीक है, याद रखना, आपको ये भी पूछ सकता है। अब हम इनके बारे में बातें करें तो, और सैनिटरी लैंडफिल में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, ये थोड़ा कंपेरेटिवली, मतलब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है तो ये इतना हार्मफुल वेस्ट नहीं होता, तो इसके लिए जो प्रोटेक्शन की लेयर होती है लैंडफिल की, वो सिंगल लाइनर सिस्टम का यूज़ किया जाता है इसमें, सिंगल लाइनर सिस्टम, याद रखना आप, ठीक है, जिसको हम सिंथेटिक सिस्टम भी कहते हैं। सिंथेटिक मेम्ब्रेन का यूज़ किया जाता है इसमें। वो मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, वो आपके क्ले की हो सकती है या फिर जियो मेम्ब्रेन हो सकती है, जो अर्थन लेयर होती है, ठीक है, सॉइल की, उसका भी यूज़ किया जा सकता है। अब इसमें जो बेसिक सिस्टम होता है, ठीक है, वो लीचेट कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिक सिस्टम, ज़्यादा एडवांस नहीं, ठीक है, बेसिक सिस्टम ऑफ मीथेन कलेक्शन, क्योंकि जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है तो उसमें आपका मीथेन का फॉर्मेशन होना लाजमी है। फिर हम आगे बात करें तो इसके जो एनवायरमेंटल रिस्क होती है वो मॉडरेट लेवल की होती है, एनवायरमेंटल रिस्क। अब इसी बारे में अगर हम इधर बात करें तो सिक्योर लैंडफिल में क्या होता है, ये थोड़ा ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो इसके लिए आपका डबल लाइनर सिस्टम है, इसका यूज़ किया जाता है, और प्रोटेक्शन लेयर आपकी डबल होती है इसमें, ठीक है, क्योंकि कंटामिनेशन का जो डर है वो ज़्यादा होता है इसमें। और इसमें कंपोजिट, नाम याद रखना आप, कंपोजिट लेयर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, कंपोजिट लाइनर सिस्टम या लेयर सिस्टम, कंपोजिट लाइनर सिस्टम का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि डबल लेयरिंग में होता है। फिर हम आगे बात करें तो इसमें जो कलेक्शन सिस्टम होता है वो आपका लीक डिटेक्शन का एडवांस लेवल का होता है। लीक डिटेक्शन जो कलेक्शन सिस्टम होता है वो एडवांस नेचर का
होता है, ये चीज़ याद रखना। फिर जो इसका एनवायरमेंटल रिस्क होता है वो हाई होता है, हाई एनवायरमेंटल रिस्क। फिर हम नेक्स्ट बात करें तो सैनिटरी लैंडफिल के बारे में। तो देखिए इसका जो मॉनिटरिंग होता है वो रूटीन के थ्रू होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, रूटीन के थ्रू, मतलब मंथ में एक बार देख लिया, मॉनिटरिंग रूटीनली होती है। और जबकि इसकी जो सिक्योर लैंडफिल होता है उसकी मॉनिटरिंग काफ़ी हाई लेवल पर की जाती है, ठीक है। कंटिन्यूस वे में कह सकते हो आप, कंटिन्यूस या फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ में मॉनिटरिंग की जाती है। और जो कॉस्ट होता है इसका लो होता है, लो कॉस्ट होता है, और इसका कॉस्ट है थोड़ा कंपेरेटिवली हाई होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट बोथ। फिर हम आगे बात करें तो कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप, इनको अलग कलर से मैं लिख देता हूँ। देखिए और क्या बातें हो सकती है इसकी, जैसे जो सॉइल कवर होता है वो डेली यूज़ किया जाता है इसमें, किसमें, आपके सैनिटरी लैंडफिल में डेली सॉइल कवर का यूज़ किया जाता है। फिर हम आगे बात करें तो इसमें जो गैस का वेंटिलेटिंग सिस्टम है, गैस का वेंटिंग कलेक्शन सिस्टम वो यूज़ किया जाता है, गैस वेंटिंग कलेक्शन, किसके लिए, फॉर द मीथेन, ठीक है, मीथेन के कलेक्शन के लिए। फिर जो फाइनल वेजिटेशन कवर है वो लास्ट में इसमें सबसे ऊपर उसकी लेयर दी जाती है, फाइनल वेजिटेशन कवर। ये सारी बातें हैं आपके सैनिटरी लैंडफिल की, ठीक है। फिर हम आगे बात करें तो सिक्योर लैंडफिल में जो आपका जो कंपोजिट लेयर मैंने बता दिया आपको, यहाँ रहा कंपोजिट लेयर का। फिर जो इसकी डेंसिटी होती है जियो मेम्ब्रेन की, इसमें जो जियो मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है उसकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, ठीक है, हाई डेंसिटी की जो जियो मेम्ब्रेन है वो यूज की जाती है। फिर जो इसका ग्राउंड वाटर प्रोटेक्शन है, ग्राउंड वाटर का प्रोटेक्शन वो स्ट्रिक्ट लेवल पर रखा जाता है, क्योंकि अगर हजार्डस वेस्ट का जो लीचेट अगर पास हुआ, लीक हुआ, तो वो डायरेक्ट अगर ग्राउंड वाटर के साथ कंटामिनेट हुआ तो ग्राउंड वाटर में पोल्यूशन के इश्यूज हो सकते हैं, जो कि आगे चल के ड्रिंकिंग वाटर जो लोग पानी पीते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा होगा इंदौर में जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें काफ़ी दर्दनाक 15 बच्चों की मौत हो गई, बच्चे नहीं थे, मतलब काफ़ी मिक्स टाइप ऑफ पीपल, ठीक है, 15 लोगों की मौत हो गई, उसमें बच्चे भी शामिल थे। तो वो हुआ किस वजह से था कि जो आपका ड्रिंकिंग वाटर का पाइप था उसके ऊपर जो सीवेज का पाइप था वो लीक हो गया, तो वो जो सारी गंदगी थी वो उसके साथ मिक्स होकर ये इंसिडेंट हो गया था। अब भी अगर मौका मिले सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने का, तो इंदौर वाले इंसिडेंट पर प्लीज़ आप आवाज़ उठाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं लैंडफिल के बारे में। यही है, ये 2 टाइप के लैंडफिल होते हैं। हाँ, एक और तीसरा टाइप भी होता है लैंडफिल का, जो कि होता है इनर्ट वेस्ट लैंडफिल, ठीक है। इसमें मेनली जो ऐसे टाइप के वेस्ट जो कि रिएक्टिव नहीं होते उनके डिस्पोजल के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपका जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन का जो वेस्ट होता है सॉइल वेस्ट होता है या फिर ब्रिक्स, ठीक है, ये इन सब का जो डिस्पोजल होता है वो इनर्ट लैंडफिल में किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चले तो हम, हाँ, ये मस्त टॉपिक है, क्लोरीनेशन। चलिए, ये आपको पूछा है कि ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कर्व रिप्रेजेंट करता है रिलेशन बिटवीन, ठीक है, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कर्व। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरीनेशन की। क्लोरीनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है आपका वाटर ट्रीटमेंट प्रोसीजर का। क्या है क्लोरीनेशन? अब क्लोरीनेशन में नाम से पता चल रहा होगा कि हम क्लोरीन का यूज़ करके हम वाटर को ट्रीट करेंगे, ठीक है। एक तरह का ये आपका डिसइंफेक्शन का मेथड है, ब्लैक यूज कर लेता हूँ, ठीक है, डिसइंफेक्शन का मेथड है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, जो क्लोरीन वो एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अब मेनली वो कैसे करता है, ये केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, तो देखिए, जो आपका क्लोरीन होता है वो आपके वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। वाटर में जो भी लिटिल लेवल पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं या फिर कुछ भी जो बैक्टीरियाज हैं या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को फैसिलिटेट कर सकते हैं, तो उन सबको रिमूव करने के लिए आपका क्लोरीनेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। अब ये जो रिएक्शन होती है वो आपके दोनों साइड में, ठीक है, अगर हो सकती है। इसमें आपका मेनली फॉर्मेशन होता है HOCl का, प्लस में आपका HCl का।
HOCl क्या होता है, आपको इसका नाम याद होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं, मास्टर्स भी कर ली और नाम भी याद नहीं रहा। इसका नाम होता है आपका हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड नाम से पता चल रहा होगा, और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि इन दोनों का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग टाइप से एक्ट करते हैं। एक तो बेसिक सॉल्यूशन में अलग नेचर होता है इनका, और एसिडिक सॉल्यूशन में अलग नेचर होता है। ये दोनों टाइप के सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं आफ्टर द क्लोरीन मिक्स विद द वाटर। तो बेसिक सॉल्यूशन और एसिडिक सॉल्यूशन। अब एसिडिक सॉल्यूशन में कौन कौन से जो केमिकल स्पीसीज है वो एक्टिव होंगी, तो आपका मेनली क्लोरीन ही होगा, ठीक है। फिर हम बात करें तो HOCl है, HOCl है। ये दोनों आपके pH लगभग इनका कौन सा pH है जिस पर ये काम करते हैं, 6.5 to 7.5 कह सकते हो, ठीक है, ये रेंज होती है इसके pH की। फिर हम बात करें तो बेसिक सॉल्यूशन है, तो उसमें आपका जो ClO, ठीक है, हाइपोक्लोराइट आयन इसको बोलते हैं आपके, हाइपोक्लोराइट आयन, ये मेनली इसमें फॉर्म होता है। और भी कुछ मात्रा में अलग अलग आयन्स भी मिलते हैं, ठीक है, जैसे ClO2 नेगेटिव है, या फिर ClO3 नेगेटिव है, ClO4 नेगेटिव है, ठीक है, ये स्पीसीज भी पाई जाती है, देखी जाती है बेसिक सॉल्यूशन में। अब हम बात करें तो जो क्लोरीन की जो लिमिट है, रिकमेंडेड रेजिडुअल क्लोरीन की लिमिट। अब रेजिडुअल क्लोरीन क्या होता है, देखिए जो ये आपको दिख रहा है, ये क्लोरीन को वाटर के साथ मिक्स करने के बाद में आपका रेजिडुअल क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, आफ्टर द क्लोरीनेशन प्रोसेस। तो रेजिडुअल क्लोरीन का जो रिकमेंडेड स्टैंडर्ड है इंडिया का, जो IS, ये कोड याद रखना आप, IS 10500 इस बुकलेट में, ठीक है। उसमें क्या है, आपका जो वैल्यू है वो आपका 0.2 mg/L होना चाहिए, ठीक है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अप टू 4 mg/L, ये इसका लिमिट है, तो आप ध्यान रखना ये चीज़। फिर हम आगे बात करें तो क्लोरीनेशन प्रोसेस, इसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। क्लोरीनेशन के आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब एडवांटेज की बात करें तो देखिए, अब डिसएडवांटेज, एडवांटेज में हम बात करें तो ये काफ़ी इफेक्टिव होता है, ठीक है, फॉर बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट, ठीक है, इफेक्टिव प्रोसेस है फॉर द डिसइंफेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरियाज और आपके वायरस, ठीक है, माइक्रोब्स होते हैं, उनको अच्छे से आप ये किल कर देता है, ठीक है। फिर आपका जो रेजिडुअल प्रोटेक्शन है वो भी प्रोवाइड करता है। रेजिडुअल स्पीसीज होती हैं, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करती है पानी को आफ्टर क्लोरीनेशन प्रोसेस के बाद में भी, ठीक है, तो ये इसमें देखा जाता है। फिर हम बात करें तो जो इकोनॉमिकली और काफ़ी इजीली अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है, इकोनॉमिकली होता है और इजी टू अप्लाई होता है, ये नेचर इसका याद रखना। ये इसके रहे बेसिक एडवांटेज। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो आपका जो फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, इसका जो फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या बनता है इसमें, देखिए, आफ्टर क्लोरीनेशन प्रोसेस आपका ट्राईहेलोमीथेन्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपके लॉन्ग टर्म में अगर कोई पानी है वो पिए जा रहा है या फिर उसका यूज़ कर रहा है, ठीक है, क्लोरीनेशन प्रोसेस के बाद में, ठीक है, और उस पानी में अगर ट्राईहेलोमीथेन की जो मात्रा है अगर वो ज़्यादा है लॉन्ग टर्म पर, फिर वो हार्मफुल साबित हो सकता है, ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। फिर हम बात करें तो और डिसएडवांटेज, इसका टेस्ट और ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, क्योंकि क्लोरीनेशन के बाद में भी थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है पानी का, और जो आपका थोड़ा सा उसमें स्मेलिंग की भी शिकायतें रहती है। फिर हम बात करें तो ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं, इनके सिस्ट होते हैं कौन कौन से, जैसे आपका मेनली होता है जियाडिया और क्रिस्टोस्पोरिडियम, ठीक है, क्रिस्टोस्पोरिडियम, ये दो टाइप के आपके प्रोटोजोन्स होते हैं। इनके अगेंस्ट ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है, इसकी इफेक्टिवनेस है वो कम होती है इनके अगेंस्ट, किसके, प्रोटोजोन्स के सिस्ट होते हैं उनके अगेंस्ट। ये रहे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हम बात करें तो क्लोरीनेशन के बारे में ये सारी बातें थी। अब आगे चलें तो देखिए, एक टर्म होती है आपके, जो क्वेश्चन में पूछा है कि ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कर्व क्या होता है, ठीक है,
ये रहा, दिख रहा होगा आपको ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कर्व। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कर्व एक टाइप का कर्व होता है। इसमें आपका जो क्लोरीनेशन का प्रोसेस है अलग अलग स्टेज में शो करेगा कि कैसे फॉर्मेशन होगा आपका रेजिडुअल क्लोरीन का, फिर फ्री रेजिडुअल्स और कॉमन रेजिडुअल्स क्या होते हैं, इनके बारे में इसका डिस्कस किया जाता है। अब ये जो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कर्व होता है ये किसके किसके बीच में प्लॉट किया जाता है। तो देखिए ये रहा कर्व। अब इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, 1 2 3 और ये आपको चौथा स्टेज दिख रहा होगा यहाँ पर। ये रहा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम आगे बात करें तो इसका जो वाई एक्सेस होता है इस पर हम जो क्लोरीन का रेजिडुअल क्लोरीन्स होते हैं, ठीक है, रेजिडुअल क्लोरीन्स, इनका अमाउंट लेते हैं। या इसकी कंसंट्रेशन आपकी mg/L में ही होती है। फिर जो एक्स एक्सेस है इस पर हम लेते हैं जो क्लोरीन कितना ऐड किया गया है या फिर क्लोरीन का डोज कितना क्लोरीन हमने डाला है, ठीक है, वाटर में, उसको कंसिडर किया जाता है। अब देखिए जो स्टेज होती है इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट टाइम होता है फर्स्ट स्टेज में, वो क्लोरीन इसके साथ मिक्स होता है। अब धीरे धीरे क्या होता है आपका जो रेजिडुअल क्लोरीन्स होती है उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पर आपका इसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा। फिर आगे हम बात करें तो फिर स्टेज थर्ड में डिप करना चालू करेगा। फिर आपका ऐसे ये होता है कर्व। अब देखिए इस कर्व को अगर हम थोड़ा एनालाइज करें तो ये होता है आपका सबसे पहले ब्रेक पॉइंट। जो आपको क्वेश्चन पूछा ना, ब्रेक पॉइंट ये होता है। अब ब्रेक पॉइंट की हम बात करें तो सबसे पहले जो स्टेज 2 है उसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपका जो कंसंट्रेशन है क्लोरीन के रेजिडुअल्स का वो सबसे ज़्यादा होता है। और जो फ्री अवेलेबल क्लोरीन्स होती है, फ्री अवेलेबल क्लोरीन, ठीक है, फ्री अवेलेबल क्लोरीन है वो आपका आफ्टर ब्रेक पॉइंट इसका जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा उसका रहता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब ब्रेक पॉइंट होता है उसमें क्या होता है, जो ऊपर की जो कंसंट्रेशन है वो फ्री रेजिडुअल्स क्लोरीन है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, जो कि मैंने अभी बता दिया आपको। और जो नीचे आपके जो कम्बाइंड रेजिडुअल्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन नीचे की साइड होती है जो कि बहुत कम रह जाती है। फिर देखिए अब रेजिडुअल क्लोरीन्स क्या होता है, ये आपके 2 टाइप की होती है, ठीक है। रेजिडुअल क्लोरीन जो कि आपका बच जाता है आफ्टर द क्लोरीनेशन प्रोसेस, ठीक है, जो कि आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, सेकेंडरी क्लोरीनेशन प्रोसेस आप कह सकते हो, उसमें यूज़ होता है मेनली। जो क्लोरीन, जैसे अगर क्लोरीन है अगर वाटर के साथ रिएक्ट करके कुछ कुछ ऐसी स्पीसीज बना लेता है जो कि बाद में भी एक्ट करती है एज ए डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। अब देखिए हम बात करें तो आगे, अब रेजिडुअल क्लोरीन होता है, इसका एक फॉर्मूला है रेजिडुअल क्लोरीन, ठीक है, इक्वल टू आपका जो फ्री रेजिडुअल्स होते हैं प्लस में आपका जो कम्बाइंड रेजिडुअल्स होता है, ये होता है आपका रेजिडुअल क्लोरीन का, ठीक है, फॉर्मूला। अब रेजिडुअल्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका फ्री, एक होता है आपका कम्बाइंड, दिख रहा होगा। अब फ्री वाले कौन से होते हैं, देखिए फ्री में आपका मेनली होता है HOCl का, जैसा कि मैंने बताया था स्पीसीज बनती है, ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड है और OCl है, ये 2 टाइप के होते हैं। फिर जो मोस्ट इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट का काम करते हैं, ये मोस्ट इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट का काम करते हैं, ठीक है, डिजाइड इन ड्रिंकिंग वाटर। अगर ड्रिंकिंग वाटर में इनकी मात्रा होगी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये क्योंकि ये हार्मफुल नहीं होते, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में डिजाइड होते हैं ये। फिर हम आगे बात करें तो जो ब्रेकिंग पॉइंट है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ग्राफ में ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ब्रेक पॉइंट। अब इसमें इसके बाद में जो इसका कंसंट्रेशन है आपका फ्री रेजिडुअल्स का, वो आपका धीरे धीरे अपीयर होना शुरू करता है। तो ये क्या हुआ, जो आफ्टर ब्रेक पॉइंट, ठीक है, ये अपीयर्स होना शुरू करते हैं। फिर हम आगे बात करें तो कम्बाइंड रेजिडुअल्स की, तो ये होते हैं आपके मेनली क्लोरामाइंस नाम से पता चल रहा होगा आपको,
तो इसमें आपके ये स्पेसीज होती है NH2Cl है या फिर NHCl2 है या फिर NCl3 है। ये 3 टाइप की स्पेसीज होती है। फिर ये रेजिडुअल्स का काम करती हैं, कॉमन रेजिडुअल्स का। फिर ये आपके वीकर डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीकर डिसइंफेक्टेंट। फिर इसमें जो आपका टेस्ट एंड ओडोर का प्रॉब्लम है वो देखने को मिलता है। देन ये आपका जो कॉन्टेक्ट टाइम होता है उसके बाद में अपीयर होता है, ठीक है। जो कॉमन रेजिडुअल्स होते हैं कॉन्टेक्ट टाइम के बाद में, कॉन्टेक्ट टाइम के आफ्टर, ठीक है। आप ये याद रखना, इनका जो अपीयरेंस है वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है, किस स्टेज पर ये देखने को मिलती है स्पीसीज। अब एक एग्जाम रिलेवेंट आपका जो पॉइंट है मैं बताता हूँ कि जो ये ब्रेक पॉइंट है, ठीक है, ब्रेक पॉइंट होता है। अब इसमें क्या होता है, ये इसको स्टार लगा के लिख लो। ये ब्रेक पॉइंट क्यों कहते हैं इसको, ठीक है। ब्रेक पॉइंट पर क्या होता है, एट ब्रेक पॉइंट जो आपका क्लोरीन का डिमांड है, ठीक है, उस वाटर में जितना भी जो इन्फेक्शन था उसको ख़त्म करने के लिए जितना भी क्लोरीन का डिमांड था, रिक्वायर्ड था, वो यहाँ पर फुलफिल हो जाता है एक एट द ब्रेक पॉइंट, ठीक है। ऑल क्लोरीन डिमांड, याद रखना आप, ऑल क्लोरीन डिमांड इज सेटिस्फाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो आपका फ्री रेजिडुअल क्लोरीन होता है वो आपका देखने को मिलता है, बिगिन टू अपीयर, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया, ठीक है। ये बात थी इसकी। अब देखिए आप ये क्वेश्चन पढ़िए, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन कर्व रिप्रेजेंट करता है रिलेशन बिटवीन पीएच एंड क्लोरीन डोज। गलत, क्लोरीन डोज एंड रेजिडुअल क्लोरीन एकदम करेक्ट है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये सही बात है इसमें क्लोरिनेशन और ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन कर्व की। चलिए आगे चलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका BOD COD, ठीक है, बहुत ही जनरल है, पूछता है, बहुत बार पूछता है, ठीक है। BOD COD रेशियो लेस देन अगर 0.3 है तो वो क्या इंडिकेट करेगा। तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं। BOD क्या होता है, नाम से पता चल रहा होगा आपको, काफ़ी जनरल टॉपिक है, हर कोई पढ़ता है, फिर भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, एक होता है आपका COD, यहाँ लिख देता हूँ COD, ये होता है आपका केमिकली ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अब जो BOD होता है इसका मेजरमेंट किया जाता है आपका मेनली mg पर लीटर में या फिर ppm में किया जाता है। अब इसके 2 टाइप के प्रोसीजर होते हैं, या तो आप 20 डिग्री सेल्सियस पर BOD का प्रोसीजर फॉलो कर लो और इसको 5 दिन तक चला जाता है, या फिर इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दो 3 डेज, ठीक है, 3 दिन में ये प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। जबकि जो COD है वो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो काफ़ी फास्ट हो जाता है, विद इन आवर्स हो जाता है। अब जो BOD होता है मेनली वो आपका साइज़, ट्रीटमेंट फैसिलिटी होती है, ठीक है, ट्रीटमेंट फैसिलिटी होता है, उसका साइज़ डिटरमाइन करता है आपका BOD, ठीक है, साइज़ डिटरमाइन करता है ट्रीटमेंट फैसिलिटी का BOD। उस ट्रीटमेंट फैसिलिटी पर जो सीवेज आ रहा है उसका BOD अगर कितना ज़्यादा है तो उसी हिसाब से उस ट्रीटमेंट फैसिलिटी को डिज़ाइन किया जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करें तो जो BOD रेट है, ठीक है, BOD का जो रेट है वो डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पर, डिपेंड ऑन, एक तो आपका जो वेस्ट का नेचर, ठीक है, आपका वेस्ट है किस नेचर का है, बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर बायोडिग्रेडेबल है तो किस हद तक वो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, किस हद तक वो डिग्रेड हो सकता है। फिर हम बात करें तो इसको डिग्रेड करेंगे वो माइक्रोब्स, तो उनकी एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, टू डिग्रेडेशन। देन थर्ड वन इज़ आपका टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके BOD प्रोसेस में, ठीक है। अब BOD की कुछ और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। जो आपके कोई अगर वाटर है, ठीक है, अगर वो प्रिस्टीन है, एकदम क्लीन वाटर है, तो उसका जो BOD का लेवल होगा, ठीक है, 3 टाइप से इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे अगर प्रिस्टीन है, प्रिस्टीन वाटर, या फिर आपका जो मॉडरेटली पोल्यूटेड कह सकते हो आप, मॉडरेटली पोल्यूटेड, या फिर थर्ड वन इज सीवरली पोल्यूटेड, ठीक है, 3 टाइप की कैटेगरी के वाटर होता है। अब इसमें क्या होता है, प्रिस्टीन होता है तो उसका जो BOD का वैल्यू होता है लगभग 1 mg पर लीटर के आसपास होता है, उससे कम ही होता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम ही होगा। फिर हम बात करें तो 2 to 8 आपका mg पर लीटर मॉडरेट पोल्यूटेड वाटर होगा, उसका BOD का वैल्यू होगा। और थर्ड वन इज 8 mg पर लीटर से भी ग्रेटर, ठीक है।
ठीक है, अगर BOD का वैल्यू है तो ये आपका BOD का क्लासिफिकेशन किया जाता है इसमें। फिर हम बात करें तो COD की। COD अगेन COD में क्या होता है, देखिए COD एक विद द हेल्प ऑफ केमिकल, ठीक है, आप उस वेस्ट की जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको मेज़र करते हो। अब कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, रेड ऑरेंज कलर का आपका एक केमिकल होता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, वो होता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है, याद रखना फॉर्मूला। इसीलिए इसको COD को आपके डाइक्रोमेट डिमांड भी कहते हैं, डाइक्रोमेट डिमांड। अब ये डाइक्रोमेट डिमांड है, ये COD क्या करता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के वेस्ट है उनको डिग्रेड कर देता है, ठीक है, बोथ टाइप के वेस्ट इसमें कंसिडर किए जाते हैं। देन फिर हम बात करें तो ये प्रोसेस है वो फ्यू आवर्स में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, फ्यू आवर्स में ख़त्म हो जाती है। इसके लिए दिन नहीं लगते आपके, 3 दिन जैसे 5 दिन है जैसे BOD में लगते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ऑर्गेनिक पोल्यूशन का गुड इंडिकेटर। आपको सीधा सीधा पूछ लेगा एग्जाम में इंडिकेटर, ठीक है, ऑर्गेनिक पोल्यूशन किस में, आपके सरफेस वाटर में। तो सरफेस वाटर बॉडीज़ होती हैं उनमें अगर आपको ऑर्गेनिक पोल्यूशन इंडिकेट करना है तो उसका COD निकालो, ठीक है, सिंपल सा। अब COD का एक फॉर्मूला होता है, जनरल फार्मूला याद रखना, COD इक्वल टू, ठीक है, इसमें 8000 का मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इसमें ब्लैंक सैंपल होता है, उसका कंसंट्रेशन माइनस में आपका सैंपल का कंसंट्रेशन। फिर हम आगे बात करें तो इसमें मल्टीप्लाई होता है आपका जो फेरस आयन होता है उसका नॉर्मेलिटी। देन इसके डिवाइड में होता है आपका जो ml सैंपल वॉल्यूम, ठीक है, सैंपल का वॉल्यूम ml में, ये होता है आपका COD का फॉर्मूला। अब एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है, देखिए BOD अपॉन COD का रेशियो, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट होता है। तो इसमें कोई भी अगर वाटर है उसका BOD अपॉन COD का जो रेशियो है अगर वो 0.3 हो या फिर 0.325 के बीच में हो या फिर 0.5 से ज़्यादा हो, याद रखना आप, ठीक है, 0.3 से कम हो, 0.3 to 0.5, देन 0.5 से ज़्यादा हो, तो उनकी तीनों की अलग अलग कंडीशन होती है। अगर 0.3 से अगर कम है तो वो आपका पुअरली बायोडिग्रेडेबल होगा। देन फिर आपका जो बीच का जो रेंज है तो उसमें क्या होगा, मॉडरेटली बायोडिग्रेडेबल होगा। और जो थर्ड वन इज ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल, नहीं, जैसे पोरली बायोडिग्रेडेबल इसका मतलब क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कैटेगरी आपकी ऐसे आ सकती है, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जबकि जो थर्ड है 0.5 से अगर ज़्यादा है BOD का रेशियो तो वो इजीली बायोडिग्रेडेड हो जाएगा, ठीक है, इजीली डिग्रेड हो जाएगा। तो ये रहा आपका BOD और COD का रेशियो। अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए जो BOD COD का रेशियो है लेस देन अगर 0.3 है, ठीक है, तो वो इंडिकेट क्या करेगा, अब लेस देन 0.3 है तो इसका मतलब है वो पोरली बायोडिग्रेडेबल है या फिर हम कह सकते हो नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो ये रही बात इस क्वेश्चन की। चलिए आगे चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका F/m रेशियो इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस मेनली इंडिकेट, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में F/m रेशियो क्या शो करता है, क्या इंडिकेट करता है। तो F/m रेशियो की हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसका नाम से पता चल रहा होगा आपको क्या है, इसका फुल फॉर्म है आपका फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो। इसमें क्या होता है, अब ये किस में देखा जाता है, मेनली एरेशन टैंक होता है जो प्रोसेस में आपका स्टेज होता है एरेशन टैंक में, उसमें मेनली इसका यूज़ किया जाता है F/m रेशियो मेजर करने का। अब ये एक तरह का मेजर है, इसमें मेजर किया जाता है आपका जो बायोलॉजिकल लोडिंग होती है ऑन बायोमास, ठीक है, बायोमास पर बायोलॉजिकल लोडिंग, कितना बायोलॉजी का लोड है, ठीक है, बायोलॉजी मतलब ऑर्गेनिक मास का कितना लोड है ऑन बायोमास, ठीक है, ना कि नॉट। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये मेजर करेगा आपका ऑक्सीजन डिमांड, वो इससे नहीं निकलता। या फिर हम बात करें तो स्लज का एज, ये इसको भी डिटरमाइन करने में F/m रेशियो का कोई रोल नहीं है। देन आपका जो डिटेंशन टाइम है ये भी इस पर डिपेंड नहीं करता। ये चीज़ें याद रखना, नोट लगा के देख रहा हूँ, स्टार लगा लेना, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन दे दे ये 3 दे दे और एक आपको दे देगा बायोलॉजिकल लोड, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है, जो F/m रेशियो मेजर करता है। फिर हम आगे बात करें तो F/m रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा है,
इसमें क्या होता है, F/m रेशियो इक्वल टू जो इन्फ्लुएंट में आपका जो BOD का लोड होता है, इन्फ्लुएंट में जो आपका BOD का लोड होता है, BOD लोड अपॉन में जो मास ऑफ MLSS, ठीक है, इन एरिएशन टैंक में जो आपका माइक्रोब्स कह सकते हो उनका कितना कंटेंट होता है, ठीक है, BOD लोड के बाद में ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट का, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटेंट कितना होगा एरिएशन टैंक में, इन दोनों का रेशो इसमें कैलकुलेट किया जाता है। जो BOD का लोड है वो आपका मेनली केजी में पर डे, ठीक है, केजी पर डे कितना डिग्रेड हुआ है, और जो मास ऑफ MLSS है वो आपका मेनली किलोग्राम में किया जाता है मेज़र, ठीक है। तो इससे ये यूनिट निकल के आ जाएगी इसकी 1 टाइम, ठीक है, डेज रहेंगे नीचे अगर केजी टू केजी अगर क्रॉस करें तो, ठीक है। फिर हम बात करें जो F/m रेशियो है, इसके दो कंडीशन है। अगर ये रेशियो अगर हाई हुआ तो क्या होगा, अगर ये लो हुआ तो क्या होगा। अब इसके दो चीज़ें हैं, देखिए, ये रेशियो अगर हाई हुआ तो ये मेनली आपका जो कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसीजर होती है उसमें किया जाता है, कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसीजर इसमें फॉलो किया जाता है। और जो अगर लो होगा उसका F/m रेशियो, तो फिर जो आपका एक्सटेंडेड एरेशन का प्रोसेस है उसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, एक्सटेंड एरेशन का प्रोसेस अगर उसका F/m रेशियो लो है। अब F/m रेशियो लो है और F/m रेशियो हाई होगा तो क्या होगा, इसमें जो स्लज का प्रोडक्शन है वो काफ़ी हाई होगा और ग्रोथ रेट भी बढ़ जाएगी, ठीक है, ग्रोथ रेट आपकी हाई होगी। और जो स्लज का प्रोसीजर है, प्रोडक्शन कह सकते हो आप, ठीक है, स्लज का प्रोडक्शन है वो भी आपका हाई हो जाएगा। किस कंडीशन में, आपका अगर F/m रेशियो ज़्यादा है, और अगर लो है तो इसमें क्या होगा, जो स्लज का प्रोडक्शन है वो आपका कम होगा, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर हम बात करें तो जो स्लज का प्रोडक्शन अगर कम होगा तो जो स्लज है ऑलरेडी प्रेजेंट वो ही पड़ा रहेगा, तो उसकी जो एज होगी वो ज़्यादा होगी, लॉन्ग स्लज एज, तो उसकी वजह से जो सिस्टम होगा वो आपका स्टेबल होगा, ठीक है, स्टेबल सिस्टम। तो ये सारी बातें थी आपके F/m रेशियो के बारे में। अब ये पूछा रहा है आपको F/m रेशियो इज एक्टिवेटेड इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देखिए कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में अगर हाई वैल्यू है, ठीक है, वो मेनली इंडिकेट क्या करता है, वो इंडिकेट करता है आपका ऑर्गेनिक लोड पर यूनिट बायोमास, ठीक है, ऑर्गेनिक लोड का कंसंट्रेशन पर यूनिट बायोमास के कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में। तो ये बातें थी, ठीक है, बताना कैसा वीडियो लगा आपको, ठीक है। 5 टॉपिक हमने कवर किए और आप बताओ कौन कौन से टॉपिक कवर करने, मैं उसी हिसाब से आपके इनके MCQ उठा के ख़त्म करवा दूँगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।